आज हम कक्षा 12वीं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आव्यूह का अध्ययन करेंगे। आव्यूह क्या है, आव्यूह की क्यों आवश्यकता महसूस हुई, इस संदर्भ में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जब किसी रैखिक समीकरण निकाय को हल करते हैं तब आव्यूह विधि का उपयोग किया जाता है और ये आव्यूह विधि किसी भी समीकरण निकाय के हल करने की एक लघुत्तम विधि होती है, शॉर्टेस्ट मेथड होती है। आव्यूह संख्याओं या फलन का एक आयताकार विन्यास होता है। क्या होता है? एक आयताकार विन्यास होता है। उस आयताकार विन्यास में संख्याओं या फलनों, जो फलन हैं, उन्हें हम पंक्ति स्तंभ के रूप में व्यवस्थित कर देते हैं। तब एक आव्यूह का स्ट्रक्चर बनता है, ढांचा खड़ा होता है। तो कुल मिलाकर के ये स्पष्ट हो गया कि आव्यूह क्या है, संख्याओं या फलनों को आयताकार विन्यास में व्यवस्थित करने का एक क्रम है, उसे हम आव्यूह कहते हैं। आव्यूह का जो प्रारंभिक गुणधर्म है वह यह है कि आव्यूह के द्वारा हम दो या दो से अधिक समीकरण निकाय को शॉर्टली सोल्व आउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आव्यूह का उपयोग कंप्यूटर मैथमेटिक्स, बजट निर्माण और अनेक प्रकार की विधाओं के अंतर्गत किया जाता है। किसी भी उद्योग या फैक्ट्री में उत्पादन, उसके क्रय और विक्रय के द्वारा क्या लाभांश और हानि हुई, उसको ज्ञात करने के लिए भी हम आव्यूह का उपयोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मैट्रिक्स का मानव जीवन में काफी उपयोग है और गणित की एक शाखा है मैट्रिक्स, जिसके अंतर्गत हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी निस्तारण कर सकते हैं। तो देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे आव्यूह। आव्यूह इसे इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स या आव्यूह। ये मैंने आपको कहा कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। आव्यूह की यदि परिभाषा देखी जाए, परिभाषा डेफिनेशन, आव्यूह मैट्रिक्स संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम में
एक विन्यास होता है, एक विन्यास होता है जहां इस विन्यास में संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव के रूप में लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आव्यूह की एक डेफिनेशन है। इन इंग्लिश मैट्रिक्स जो है उसके अंतर्गत संख्याओं, हम एक एक को सावधानी पूर्वक यहाँ में ब्लॉक बना देता हूं। संख्याओं, दूसरा फलनों, तीसरा आयताकार क्रम, विन्यास, और अवयव। ये मैंने इन शब्दों को बॉक्स में पैक किया है। इस डेफिनेशन के अंतर्गत ये जो मुख्य मुख्य शब्द है इनको मैंने बॉक्स में पैक कर दिया। तो अब हम एक एक को जानने की कोशिश करेंगे कि जो संख्या है, संख्याओं का क्या तात्पर्य है। यहाँ पे संख्याओं का जो बॉक्स बनाया था मैंने, इसका मतलब है कि गणितीय लैंग्वेज में जो भी संख्याएं हैं, चाहे वह संख्याएं आपकी प्राकृत हो, एन हो, डब्ल्यू हो, आर हो, जेड हो, क्यू हो, कैसी भी संख्याएं हो, इन सबको हम आव्यूह में लिख सकते हैं, आव्यूह में काम ले सकते हैं। ये सब किसमें संख्याएं एन, डब्ल्यू, आर, जेड, क्यू, ये सब बिलोंग्स टू मैट्रिक्स को बिलोंग करती है। ये क्लियर हो गया। साथ में लिखा और, या तो ये हो सकता है या फिर फलन। दूसरी बात होगी मेरे पास फलनों, फंक्शंस। अब फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? कई प्रकार के फंक्शन होते हैं। बीजीय, त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, ये सब फंक्शंस को भी हम, ये सब जो भी फंक्शन होते हैं ये सब बिलोंग्स करते हैं मैट्रिक्स में, बिलोंग्स टू मैट्रिक्स। क्लियर है? अब देखिएगा आयताकार क्रम, रेक्टेंगुलर ऑर्डर। आयताकार क्रम, आयत एक अलग चीज है। आयताकार क्रम अर्थात लंबाई चौड़ाई में आयत होता है, लेकिन यहाँ पे क्रम की बात कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि उस आयत की लंबाई कितनी और चौड़ाई कितनी है। जो चौड़ाई है और लंबाई को पंक्ति के रूप में और चौड़ाई को स्तंभ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका एक ऑर्डर होता है आयताकार क्रम अर्थात ऑर्डर।
ऑर्डर निश्चित होगा, निश्चित होगा कि किस ऑर्डर का आयताकार क्रम मैंने बनाया है। ये सब बिलोंग्स करेंगे, बिलोंग्स टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद मेरे पास विन्यास, विन्यास एक चित्रण हो जाएगा, एक आयताकार चित्रण हो जाएगा। जैसे ये आयताकार ये शो कर दिया मैंने, इसमें जो भी मैं अवयव रखूंगा या फलन रखूंगा उसका ये विन्यास बन गया। इसका क्या बन गया? ये विन्यास बन गया। जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये इसका एक आयताकार विन्यास है। तो अलग अलग चीजें आपके समझ में आ जानी चाहिए कि जो भी मैट्रिक्स होता है उसमें संख्याओं की आवश्यकता नहीं है, संख्याओं के अलावा हम उसमें फलन भी रख सकते हैं। किसमें? आयताकार विन्यास में फलन को भी रख सकते हैं। और जो आयताकार विन्यास में जिनको रखते हैं वो इसके क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। अर्थात फलन रख दिया, मान लीजिए हमने 10 फलन रख दिए। अब 10 फलनों का जो क्रम है, मान लीजिए मेरे पास आयताकार विन्यास में 10 फलन है, 10 फंक्शन है। अब इसका मैं अगर ऑर्डर बनाना चाहूं तो 10 का ऑर्डर 1 into 10 भी बन सकता है, 5 into 2 भी बन सकता है, 2 into 5 भी बन सकता है, 1 into 10 भी बन सकता है। इसके अलावा और कोई ऑर्डर नहीं बनेगा। विन्यास इसका विन्यास हो सकता है, अगर किसी अवयव में 10 एलिमेंट है तो उसका जो विन्यास बनेगा, जो ऑर्डर बनेगा, आयताकार क्रम का जो विन्यास बनेगा उसमें 1 into 10, 5 into 2, 2 into 5, 1 और 10 into 1, 10 into 1 जो ये क्रम है ये अवयव की कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑर्डर कहलाता है। ये अवयव का क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अर्थात इसमें दो अंक साथ में आ रहे हैं और मल्टीपल के रूप में है तो पंक्ति इंटू स्तंभ कहलाते हैं। m इंटू n ऑर्डर, ये जो ऑर्डर रहेगा वो कौन से क्रम का होगा? m इंटू n का। m पंक्ति की संख्या, n स्तंभों की संख्या को व्यक्त करता है। जहां m is denoted by rows, number of rows, n is denoted by number of columns, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को व्यक्त करता है। तो कुल मिलाकर के हमें यह समझना होगा कि अवयव क्या है? संख्याओं या फलनों का एक आयताकार विन्यास होता है, आयताकार क्रम विन्यास होता है। आयताकार क्रम का ऑर्डर फिक्स है, इसमें पंक्तियां कितनी, स्तंभ कितने, इसका ऑर्डर एक प्लेन मतलब एक निश्चित क्रम होगा। उसमें इस विन्यास में संख्या और फलनों का को रखा जाता है। जो संख्या और फलनों को इस विन्यास में रखते हैं वह उस विन्यास के अवयव कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो साथ में मैंने ये भी कहा था कि जो भी अवयव होते हैं इनको रैखिक समीकरण निकायों के हल करने में भी काम में लिया जाता है। रैखिक समीकरण निकाय अर्थात जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, where a2 is the coefficient of x, b1 and b2 is the coefficient of y, and c1 and c2 is the constant number of इक्वेशन सिस्टम। समीकरण निकाय के अक्षर पद है, कांस्टेंट टर्म्स ऑफ इक्वेशन सिस्टम अर्थात समीकरण निकाय के अक्षर पद है। तो अब इनको हम
यदि इसको हल करता हूं इन 10th क्लास, कक्षा 10वीं में हमने पढ़ा था दो चर राशि वाले समीकरण निकाय को हल करना। दो चर राशि x और y आर टू वेरिएबल, इसको हल करने की कौन कौन सी विधियां होती थी? x और y के गुणांक के विलोपन द्वारा, अर्थात उसको हम कहते थे विलोपन विधि। दूसरा होता था प्रतिस्थापन विधि, x की जगह y का मान रखे, y का मान x की जगह रखे। तीसरा होता था वज्र गुणन विधि और चौथी होती थी ग्राफ विधि। इन चार विधियों के द्वारा हम इस समीकरण निकाय को हल कर सकते थे। अब x और y दो चर राशि वाले समीकरण निकाय में 10th क्लास तक पढ़े, तो इससे अधिक जो राशि आ जाए a1x + b1y + c1z + d1 = 0, तो तीन चर राशियां आ गई, तो उनको हम किसके द्वारा हल कर सकते हैं? मैट्रिक्स विधि द्वारा अपन हल कर सकते हैं। और किसी भी समीकरण निकाय को विस्तारित रूप में ax = b लिखते हैं, जहां a कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या है? कांस्टेंट टर्म्स ऑफ इक्वेशन सिस्टम, समीकरण निकाय का अचर पद है। जहां a को हम चर राशियों के गुणांक कहते हैं, x को हम कैपिटल X को चर राशि कहेंगे, b को हम अचर पद कहेंगे। कहने वो तीन मैट्रिक्स बनेंगे आपके पास, a का, x का और b का। अभी हम और विस्तार पूर्वक आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आव्यूह क्या? आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताक्रम क्रम विन्यास है, और आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा व्यक्त करते हैं। किसी भी एक कोई भी आव्यूह बनाना है तो उसको हम किसके द्वारा व्यक्त करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा उसको व्यक्त करते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि देखिएगा, आव्यूह आ गया। दूसरा पॉइंट है मेरे पास आव्यूह की कोटि। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि। तो यह क्लियर है कि किसी भी आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा व्यक्त करते हैं, जबकि इनके अवयवों को स्मॉल लेटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे समीकरण निकाय का अपन एक उदाहरण लेते हैं। समीकरण निकाय 3x + 2y = 1, x + y = 2। यहां पे मैंने कहा था कि यहां पे x का गुणांक 3 और 1 है, y का गुणांक 2 और 1 है।
अचर पद 1 और 2 है, तो मैं लिखूंगा कैपिटल A इक्वल टू 3 2 1 1, कैपिटल X इक्वल टू x स्मॉल x y, और कैपिटल B इक्वल टू 1 2, ये 3 मैट्रिक्स मेरे पास बनी। अब ये कह रहा है कि आरबी की कोटि क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला जो मेरे पास आरबी ए है, तो कोटि का जब भी अपन कोटि को लिखते हैं तो पहले पंक्ति फिर बाद में स्तंभ की संख्या लिखते हैं। तो क्षैतिज रूप में जो रेखाएं संख्याएं जब भी 3 2 क्षैतिज में, 1 1 क्षैतिज में, देखो हम पंक्तियां कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर लंबवत रूप से रखी हुई है, अर्थात क्षैतिज का मतलब इस प्रकार से, इसमें देखो आप एक 3 बैठा हुआ है और एक 2 बैठा हुआ है, फिर 1 बैठा हुआ और 1 बैठा हुआ, तो इसका मतलब 2 पंक्तियां हो गई। और जो ऊर्ध्वाधर रूप में इस प्रकार से वर्टिकली 3 बैठा हुआ और 1 बैठा हुआ, 2 बैठा हुआ और 1 बैठा हुआ, ये वर्टिकल स्तंभ हो गए। तो पहले पंक्ति को लिखते हैं, पंक्तियां कितने हैं 2, 1 और 2, स्तंभ कितने हैं 1 और 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 ऑर्डर का ये क्या हो गया आपका आरक्यू ए का ऑर्डर क्या हो गया 2 इंटू 2, अर्थात आरक्यू ए की कोटि 2 इंटू 2 है। ये इस चीज को व्यक्त कर रही है, ये इस चीज को व्यक्त कर रही है कि आरक्यू 2 में, आरक्यू ए में 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है। ऐसे आरक्यू एक्स है, कैपिटल एक्स है, इसमें देखो आप क्षैतिज एक्स और वाई 2 पंक्तियां हैं, एक्स वाई एक लाइन में वर्टिकली है, तो एक स्तंभ है, 2 इंटू 1 ऑर्डर का, अर्थात पंक्ति इंटू स्तंभ। इसी प्रकार से तीसरा में भी 2 पंक्ति इंटू 1। तो सबसे पहले तो ये देखो आप कि किसी भी आय को समीकरण निकाय के आयु को इस प्रकार से मैं डिनोट कर सकता हूं, इस प्रकार से मैं डिनोट कर सकता हूं। इसी प्रकार से अन्य, जैसे राधा के पास 5 पेंसिल और 2 रबड़ है, वहीं गीता के पास 1 रबड़ है, तथा लता के पास 2 पेंसिल है, 2 पेंसिल है। ये क्वेश्चन यदि मैंने कहा था कि आरक्यू का उपयोग साइंटिफिक विधि, साइंटिफिक भी करते हैं, वैज्ञानिक में भी करते हैं, उद्योगों में करते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी करते हैं, काफी उपयोग है। अब इसका आरक्यू बनाना है, मेरे पास राधा के पास 5 पेंसिल है और 2 रबड़ है, अर्थात मैंने लिख दिया ये आरक्यू ए, इनको मैंने आरक्यू ए लिख दिया। अब मान लीजिए पेंसिल का मैंने, पेंसिल के लिए एक स्तंभ और रबड़ के लिए दूसरा स्तंभ काम ले लिया। पेंसिल के लिए क्या ले लिया, एक स्तंभ पेंसिल का बना रहा हूं, एक स्तंभ रबड़ का बना रहा हूं। तो पहले कितने पेंसिल है 5, दूसरे के पास देखो आप गीता के पास 1 रबड़ है तो 0 पेंसिल हो गई, तो लता के पास 2 पेंसिल है 2 हो गई। अब इसी प्रकार से राधा के पास 2 रबड़ है, गीता के पास 1 रबड़ है, तो लता के पास 2 पेंसिल है 0 रबड़ हो गई। तो ये इनका एक ऑर्डर बन गया, क्या बन गया इनका एक ऑर्डर बन गया, मेरे पास कंप्लीट एक ऑर्डर बन गया। अब ये ऑर्डर बन गया, तो ये जो पहला है, ये जो पहला ऑर्डर है ये किसके लिए है, राधा के लिए, राधा को व्यक्त कर रहा है। दूसरा जो ऑर्डर है ये किसके लिए, गीता के लिए, और तीसरा जो ऑर्डर है वो किसके लिए, लता के लिए। अब राधा गीता लता को ऊपर लिखते तो पेंसिल और रबड़ नीचे आ जाएगी, अर्थात इसको मैं इसी प्रकार से लिखूं बी, राधा का कॉलम बनाना है, गीता का कॉलम बनाना और लता का कॉलम बनाना। तो राधा के का कॉलम का मतलब राधा के पास जो चीज है क्या क्या है, राधा के पास, मेरे पास राधा 5 पेंसिल 2 रबड़ रखती है, 5 पेंसिल 2 रबड़, और गीता 1 रबड़ रखती है, 0 पेंसिल 1 रबड़, और लता 2 पेंसिल 0 पेंसिल 2 पेंसिल और 1 रबड़ और 0 पेन। ये तो इधर मैं इसको लिख सकता हूँ, ये तो मेरे पास पेंसिल आ गई और ये मेरे पास रबड़ आ गई। तो देखो इसका जो ऑर्डर है, मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है, पंक्तियां पहले आएंगे,
1 2 3 पंक्तियां, 3 पंक्ति इंटू 2 स्तंभ। और यहाँ पे कितना है, अगर देखो पंक्ति कितने 1 2 2 पंक्ति इंटू 3 स्तंभ, अर्थात एक दूसरे का विपरीत हो गया। विपरीत हुआ नहीं हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि जब राधा गीता से लता था वहां पे मैंने पेंसिल रबड़ और पेंसिल रबड़ लिख दिया, और जब पेंसिल रबड़ थे वहां पे मैंने राधा गीता और लता लिख दिया। तो कहने का मतलब है किसी भी कंडीशन को हम आराम से इसको शो कर सकते हैं, और ये भी इसके द्वारा प्रश्न बना करके भी अपन याद कर सकते हैं कि इसने इतने पैसे खर्च किए, राधा ने, गीता ने इतने पैसे खर्च किए और लता ने इतने पैसे खर्च किए। उसके द्वारा भी अपना तीसरा समीकरण और प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो मैट्रिक्स है एक प्रकार का आयताकार क्रम विन्यास होता है, ये हमारे को पता होना चाहिए। और किसी भी मैट्रिक्स की कोटि का निर्धारण उसमें विद्यमान पंक्ति और स्तंभ की संख्या से करते हैं। तो अब क्लियर हो गया, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि m इंटू n होती है। आव्यूह की कोटि क्या होती है? m इंटू n होती है, जहां m आव्यूह में विद्यमान पंक्तियों की संख्या, n आव्यूह में विद्यमान स्तंभ की संख्या को व्यक्त करता है। अब मान लीजिए किसी आव्यूह a में, ये आव्यूह है, इसमें एक अवयव a i j m इंटू n दे रखा है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। a i j का मतलब है कि अवयव एक की स्थिति, अवयव एक की स्थिति, अवयव एक की स्थिति को व्यक्त कर। अब अवयव एक की स्थिति क्या है? आव्यूह पंक्ति, आव्यूह पंक्ति व जेवे स्तंभ, जेवे स्तंभ, ये एक की स्थिति। आव्यूह एक, आव्यूह एक की कोटि, आव्यूह एक की कोटि, आव्यूह एक की कोटि क्या है? m इंटू n है, आव्यूह एक की कोटि m इंटू n। तो ये देखो, इसको आपको ध्यान रखना है। ये aij क्रम आयताकार क्रम विन्यास m इंटू n बार लगा हुआ है, आव्यूह एक की कोटि, aij अवयव एक की स्थिति को व्यक्त कर रहा है। जैसे आव्यूह a बराबर 2 है, तो मैं इसकी 2 की स्थिति, 2 की स्थिति को अगर मैं व्यक्त करना चाहूंगा तो 2 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, अर्थात आव्यूह 2 की स्थिति 2 1 इंटू 1 है, अर्थात अवयव 2 पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में बैठा हुआ है। और आव्यूह एक की कोटि, आव्यूह एक की कोटि यहाँ 1 इंटू 1, आव्यूह एक की कोटि कितने? 1 इंटू 1, एक पंक्ति और एक स्तंभ है, आव्यूह की कोटि 1 इंटू 1। अगर कोटि को हम परस्पर गुणा कर दें तो टोटल आव्यूह की संख्या प्राप्त होती है। कोटि को यदि मैं गुणा कर देता हूं तो मेरे पास आव्यूह की संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार से देखिए दूसरा आव्यूह भी है, इसमें मान लीजिए 2 1 ये है। अब देखो आप पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं, दूसरे में अवयव 2 की स्थिति क्या है? 2 की स्थिति, 2 की स्थिति क्या? पहली पंक्ति पहले स्तंभ में 2 1 इंटू 1, ये इसकी स्थिति है। 2 1 इंटू 1 अर्थात पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में। और 1 की स्थिति, 1 की स्थिति क्या है? दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में 2 इंटू 1 है, अर्थात अवयव एक की स्थिति तो क्या है? दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में, और अवयव 2 की स्थिति क्या है? पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में। अब इसकी कोटि कितनी है? बी की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। तो पंक्ति इंटू स्तंभ, पंक्ति कितनी है? ये एक पंक्ति 2 पंक्ति, तो 2 इंटू स्तंभ कितना? 1 ही, ये स्तंभ 1 है, तो 2 इंटू 1 इसकी कोटि। आव्यूह बी की कोटि क्या हो गई आपके पास? 2 इंटू 1 है। तो किसी भी आव्यूह में विद्यमान अवयव की स्थिति aij द्वारा व्यक्त करते हैं, और किसी भी आव्यूह की कोटि को m इंटू n द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां m आव्यूह में विद्यमान पंक्तियों की संख्या और n आव्यूह में विद्यमान स्तंभ की संख्या को व्यक्त करता है। इसी प्रकार से aij अवयव a की पंक्ति की स्थिति, अवयव a की स्तंभ की स्थिति j, पंक्ति की स्थिति i होती है। तो ये हमारे को निश्चित रूप से आना चाहिए किसी भी आव्यूह की पंक्ति और स्तंभ को कैसे
व्यक्त करते हैं तो m इंटू एन जब n पंक्ति की संख्या को n स्तंभों की संख्या को व्यक्त करता है। अब देखिएगा नेक्स्ट अपन आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार देखिएगा, आव्यूह कितने प्रकार के, तीसरा पॉइंट हमारा महत्वपूर्ण आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं इसको हम विस्तार रूप से समझने की कोशिश करते हैं। आव्यूह के प्रकार देखिए, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार अर्थात काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए किसी भी आव्यूह का प्रकार उस आव्यूह की कोटि और अवयव की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। देखिए आव्यूह का प्रकार दो प्रकार से हैं, एक तो कोटि के आधार पर, कोटि अर्थात ऑर्डर, और एक अवयव, अवयव एलिमेंट्स, एलिमेंट्स किस प्रकार के, उसके आधार पर हम आव्यूह के प्रकार का निर्धारण करते हैं। तो कोटि के आधार पे, एक अवयव के आधार पर, दो प्रकार से इसका निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहले हमको पहला जो आव्यूह का प्रकार है उसका लिखेंगे स्तंभाकार आव्यूह, स्तंभाकार आव्यूह, स्तंभाकार आव्यूह अर्थात कॉलम आव्यूह, कॉलम आव्यूह मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक कॉलम उपस्थित हो, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक कॉलम उपस्थित होता है ऑर्डर के आधार पर। ये आव्यूह ए है, इसमें एक कॉलम आ गया ए, ये 2 3 4 एक कॉलम, एक ही कॉलम है, इस कारण इसको स्तंभाकार आव्यूह कहेंगे, कॉलम खंबा। अब इसकी यदि कोटि का निर्धारण करो तो 1 2 3 तो पंक्ति है, एक कॉलम, अर्थात जिसमें केवल एक ही कॉलम विद्यमान उसे अपन क्या बोलते हैं, स्तंभाकार आव्यूह कहते हैं, केवल एक, सेकंड बना स्तंभाकार आव्यूह कहलाता है। इसी प्रकार से बी है, बी के अंदर B11 B12 B13, क्या ये सही है, B11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, B21 आएगा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, B31 आएगा तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो ये इसका ऑर्डर हो गया पंक्ति इंटू स्तंभ, 3 इंटू 1 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक कॉलम विद्यमान होता है उसे हम स्तंभाकार आव्यूह कहते हैं, इसका निर्धारण कोटि के आधार पर। दूसरा पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह अर्थात रो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति विद्यमान उसे हम बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। केवल एक पंक्ति विद्यमान, बी बराबर 0 1 और 3, इसमें एक ही पंक्ति है। अब इसमें अगर जो ऑर्डर दूंगा मैं, एक पंक्ति इंटू 3 स्तंभ, 1 0 1 3 एक पंक्ति है रो, और इस स्तंभ को इस लंबा 3। इस बार ए है मैट्रिक्स है, इसको लिख सकूंगा मैं A11 A12 A13। पहले पंक्ति पहले स्तंभ में, पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ में, पहले पंक्ति तीसरे स्तंभ में, तो इसकी कोटि हो गई 1 इंटू 3। तो ये पंक्ति आई है, एक ऐसा है जिसके अंदर केवल एक पंक्ति विद्यमान हो उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकला, स्तंभाकार आव्यूह और पंक्ति आव्यूह का की जो कोटि होती है एक दूसरे के परिवर्त होती है। अगर किसी भी स्तंभाकार आव्यूह की कोटि 3 इंटू 1 है तो पंक्ति आव्यूह बदलने पर इसकी कोटि 1 इंटू 3 हो जाएगी, जैसा कि एग्जाम्पल के द्वारा भी
वेक्टर 3 into 1 3 into 1 1 into 3 1 into 3। तो ये मेरे पास पंक्ति आयु आ गया। इसके बाद स्तंभाकार आयु पंक्ति आयु, अब आता है वर्ग आयु। कौन सा गया? वर्ग आयु। वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको बोलेंगे अपन, किसको क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स अर्थात वर्ग आयु। तीसरा आयु मेरे पास वर्ग आयु, वर्ग आयु अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिएगा वर्ग आयु क्या होता है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, आयु किसे कहते हैं? संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास, आयताकार क्रम विन्यास को आयु कहा जाता है। अर्थात एक आयत वर्ग हो सकता है जब उसकी लंबाई और चौड़ाई परस्पर बराबर हो। तो वर्ग आयु का मतलब है चूंकि मैट्रिक्स एक आयताकार विन्यास है, एक आयताकार विन्यास होता है, आयताकार विन्यास होता है। अर्थात तब यदि पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो तब इस प्रकार का आयु, तब इस प्रकार का आयु वर्ग आयु कहलाता है। वर्ग आयु या स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। आप समझ में आ गया कि जैसे आयु ए है, यदि इसमें पंक्ति स्तंभ की संख्या परस्पर बराबर हो, जैसे 1 2 2 1 2 into 2 अर्थात इसकी कोटि m into n। तो यदि कोटि m into n में m बराबर n हो तो उसको हम कहते हैं वर्ग मैट्रिक्स। m का मान किसके बराबर हो जाए? n के बराबर हो जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्ग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे 1 into 2 2 into 1 एक वर्ग मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से b 1 2 3 4 5 6 0 1 4 3 into 3 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, अर्थात ये भी एक आपका वर्ग आयु कहलाएगा। अर्थात एक ऐसा आयु जहां पे पंक्ति और स्तंभ की संख्या परस्पर बराबर होती है उसे हम वर्ग आयु कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ग आयु कहा जाता है। क्लियर हो गया? वर्ग आयु कैसे कहते हैं कि जब m बराबर n हो, किसी मैट्रिक्स की में विद्यमान पंक्ति और स्तंभ की संख्या परस्पर बराबर हो जाए तो उसे हम वर्ग आयु कहते हैं। कौन सा आयु बोलते हैं? उसको अपन वर्ग आयु कहते हैं। अब आयताकार आयु क्या होता है? यदि किसी आयु में m बराबर n नहीं तो वह आयताकार आयु कहलाएगा। m बराबर n है तो उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, और m बराबर नहीं है n के तब उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अर्थात आयताकार आयु कहलाएगा। अर्थात पंक्ति आयु एक आयताकार आयु, स्तंभ आयु एक आयताकार आयु, क्योंकि पंक्ति और स्तंभ आयु में कोटियां, जो उनकी कोटि है उसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या परस्पर बराबर नहीं है। अब तीसरे के बाद होता है विकर्ण आयु। कौन सा? क्या? विकर्ण आयु। देखिएगा आप, विकर्ण आयु क्या है? नाम से ही प्रतीत हो रहा है होता विकर्ण आयु। विकर्ण आयु डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आयु। अब देखिएगा विकर्ण आयु क्या होता है। अब देखिए विकर्ण आयु का मतलब क्या है? एक वर्ग आयु विकर्ण आयु कहलाता है। अर्थात आयताकार आयु कभी भी विकर्ण आयु नहीं होगा। आयताकार आयु कभी भी विकर्ण आयु नहीं होगा। तो विकर्ण आयु के लिए एक वर्ग आयु विकर्ण आयु कहलाएगा। विकर्ण आयु कहलाएगा यदि विकर्ण के
विकर्ण के अतिरिक्त समस्त अवयव शून्य हो, समस्त अवयव शून्य हो, अर्थात विकर्ण पर मौजूद अवयव शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, तो उससे हम बोलते हैं विकर्ण अवयव। अर्थात जैसे अवयव ए है, अवयव ए के अंदर मान लीजिए 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये इस विकर्ण के अंदर 1 2 3 आ गया, आया नहीं आया, तो ये विकर्ण अवयव कहलाएगा। अर्थात विकर्ण अवयव होने के लिए इनिशियली जो मेरे पास कंडीशन है वो ये है कि एक वर्ग अवयव, ध्यान दीजिए, एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है, एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है यदि उस अवयव में मौजूद सभी अवयव विकर्ण के अतिरिक्त विकर्ण की स्थिति पर उपस्थित अवयव के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, तो उसको हम बोलते हैं विकर्ण अवयव कहते हैं। उसे हम किसको बोलते हैं, विकर्ण अवयव कहा जाता है। अब आ गया अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स, पांचवा हो गया स्केलर मैट्रिक्स, अदिश अवयव। देखिए अदिश अवयव क्या कहता है, अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स, मेरा पांचवा अवयव है अदिश अवयव। कौन सा अदिश अवयव है, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। अब देखिएगा ये भी वर्ग अवयव के ऊपर, एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है, अदिश अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के समस्त अवयव समान। अगेन एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के समस्त अवयव समान हो। अब लोचा इसमें क्या है, एक तो होना चाहिए वर्ग अवयव होना चाहिए, आपके वर्ग अवयव। जब तक वर्ग अवयव नहीं है तब तक आप विकर्ण अवयव की कल्पना नहीं कर सकते। वर्ग अवयव हो तो वर्ग अवयव में विकर्ण अवयव, वर्ग भी हो लेकिन विकर्ण अवयव भी हो। वर्ग अवयव किसे कहते हैं कि एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या परस्पर बराबर होती है उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। और वर्ग अवयव में कौन सा अवयव होना चाहिए, विकर्ण अवयव होना चाहिए। एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है यदि उस वर्ग अवयव में विकर्ण की स्थिति पर स्थित अवयव के अलावा सभी अवयव शून्य हो। अब ये कहता है कि वर्ग अवयव हो गया, विकर्ण अवयव हो गया, इन दोनों स्थिति के बाद में मेरे पास आता है अदिश अवयव। अदिश अवयव कहता है, अदिश अवयव होता है स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहलाता है कि एक विकर्ण अवयव स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है यदि उस विकर्ण अवयव में विकर्ण पर स्थित सभी अवयव परस्पर बराबर और समान हो। समान, बराबर का यूज नहीं कर सकता, समान हो, एक जैसे हो। अर्थात जैसे 3 0 0 1 0 3 0 0 0 3, ये एक प्रकार से मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि इसके जो मैट्रिक्स में जो अवयव, इसके जो विकर्ण पर जो अवयव है, ये विकर्ण की पोजीशन है मेरे पास, ये विकर्ण की पोजीशन, इस विकर्ण की पोजीशन में जो भी अवयव है सबके सब बराबर है। और पहले मैंने कहा था वो विकर्ण अवयव जैसे पी है, बी के अंदर 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये जो विकर्ण था, ये जो विकर्ण है, इस विकर्ण में अवयव परस्पर बराबर नहीं, अलग अलग है, पृथक है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ये कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स है, ये कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि ईच एलिमेंट इज सेपरेट, पृथक है इन डायगोनल पोजीशन, जो भी विकर्ण की पोजीशन उस पर सभी अवयव, ऑल एलिमेंट्स क्या है, सेपरेट, अलग अलग है। यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स डायगोनल पोजीशन में
सेम है, एक जैसे, इक्वल है, समान है, बराबर है, ठीक है, अदिश आदि कहलाता है। अब देखिएगा तस्मक आदि, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तस्मक आदि, तस्मक आदि। इससे आगे बढ़ते हैं, अदिश आदि तस्मक आदि कहलाएगा। अदिश आदि क्या कहलाएगा? तस्मक आदि कहलाएगा। एक अदिश आयु तस्मक आयु कहलाता है यदि उसके विकर्ण के सभी अवयव इकाई, यदि उसके विकर्ण के सभी अवयव क्या होना चाहिए? इकाई होना चाहिए, इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको मैं तस्मक आयु कहूंगा। इसको क्या बोलूंगा मैं? तस्मक आयु कहा जाता है। तो देखिए बेटा, ध्यान दीजिए आप, ये पोजीशन आ गई मेरे पास, कहां से आई? विकर्ण आयु, वर्ग आयु, विकर्ण आयु, अदिश आयु और तस्मक आयु। तो 1 2 3 4। सबसे पहले वर्ग आयु क्या होता है कि जब पंक्ति स्तंभ की संख्या पर सब बराबर। वर्ग आयु विकर्ण आयु कब कहलाएगा? जब इसके विकर्ण के अलावा सभी समस्त अवयव शून्य हो। और विकर्ण आयु अदिश आयु कब कहलाएगा? जब वह विकर्ण आयु में विकर्ण के जो अवयव है वह सबके सब बराबर हो, 3 3 हो, 2 2 हो, 1 1 हो, 4 4। और विकर्ण आयु अदिश आयु तस्मक आयु कब कहलाएगा? जब विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि प्रत्येक तस्मक आयु विकर्ण आयु अदिश आयु होता है। प्रत्येक तस्मक आयु क्या होता है? अदिश आयु होता है। प्रत्येक तस्मक आयु अदिश आयु होता है, लेकिन प्रत्येक अदिश आयु तस्मक आयु हो, यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। तो हमने अब मेरे पास 5 6 प्रकार के आयु आ गए। 7 आयु शून्य आयु, शून्य आयु एक ऐसा आयु जीरो मैट्रिक्स, एक ऐसा आयु जिसके समस्त अवयव शून्य। अब उस आयु के लिए वर्ग आयु होना आवश्यक नहीं, अर्थात वह किसी भी क्रम का आयु हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का आयु हो सकता है, लेकिन उसके समस्त अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो उसको हम शून्य आयु कहेंगे। जैसे ये एक शून्य आयु, ये एक शून्य आयु, समस्त अवयव क्या है? शून्य। 1 into 1 कोटि का, 2 into 2 कोटि का, 3 into 2 into 3 कोटि का, पंक्ति इंटू। तो एक ऐसा आयु जिसके समस्त अवयव शून्य हो, अर्थात पंक्ति स्तंभ में विद्यमान समस्त अवयव कैसे हो? शून्य हो, तो उसको हम शून्य आयु कहते हैं। तो देखिए मित्रों, हमने 7 प्रकार के आयु का अध्ययन किया है। इन 7 प्रकार के आयु के अध्ययन में सबसे पहले हमने पढ़ा स्तंभाकार आयु, फिर बाद में पढ़ा मैंने पंक्ति आयु, फिर बाद में पढ़ा मैंने वर्ग आयु, वर्ग आयु के बाद अपन ने पढ़ा अदिश आयु, अदिश आयु के बाद पढ़ा अपन ने विकर्ण आयु, विकर्ण आयु के बाद पढ़ा अपन ने तस्मक आयु, और तस्मक आयु के बाद पढ़ा अपन ने शून्य आयु। इस प्रकार से 7 प्रकार के टोटल मेरे पास आयु होते हैं। स्तंभाकार आयु, पंक्तिकार आयु, वर्गाकार आयु, विकर्ण आयु, अदिश आयु, तस्मक आयु और शून्य आयु। अगेन रिपीट, स्तंभाकार आयु, पंक्ति आयु, वर्गाकार आयु, विकर्ण आयु, अदिश आयु, तस्मक आयु और शून्य आयु। आयु 7 प्रकार के हैं, कोटि के आधार पर और अवयव के आधार पर। ये जो लास्ट जो अवयव है ये अवयव के आधार पर है, अर्थात इसके समस्त अवयव कैसे? शून्य शून्य शून्य, इसका नहीं शून्य आयु कहलाएगा। तो बताइए, एक ऐसा आयु जो अवयव के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, 0 0 0 0 0 शून्य अवयव के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो कल हम आयु के गुणधर्म के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे और 3.1 जो एक्सरसाइज है इसको हम खत्म भी कर देंगे। अर्थात आयु का जो मेरे पास 3.31 जो पॉइंट है, आयु की समानता, 2 आयु की तुलना की जा सकती है जब वे दोनों आयु समान कोटि के हो। पहली बात,
दो आयुओं की कब तुलना कर सकते हैं? जब वे आयु समान कोटि के हो। दूसरी, दो वर्ग आयु सदैव समान आयु कहलाते हैं। दो वर्ग आयु क्या होते हैं? सदैव समान आयु कहलाते हैं। दो समान कोटि के आयुओं को जोड़ा जा सकता है, दो समान कोटि के आयुओं को घटाया जा सकता है। दो समान कोटि के आयुओं को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, और दो समान कोटि के आयुओं को घटा सकते हैं। तो ये मेरे पास क्लियर हो गई। कल 3.1 आपको पढ़ाएंगे और इसका विस्तार पूर्वक अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।